एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ वही रियाज, नाम है इनका रियाज इकबाल मुल्ला, और ये हैं इस्लामपुर महाराष्ट्र से। मैंने इनकी कुंडली का कल विश्लेषण करा था, लग्न कुंडली का। और एक बात है, इनके सवाल पढ़ूं, बड़ा आनंद आएगा, सुन के देखिए। सवालों को पढ़ने पे ये पता चलता है। पंडित जी प्रणाम, मेरे मन में अभी बहुत से सवाल हैं, उसमें से चंद के जवाब मुझे चाहिए। इन्होंने लिखा है, मैंने अपने जीवन में पैसा कमाने के चक्कर में और बहुत सारा कर्जा कर चुका हूं। इससे पहले जब मैं 25 साल का था तब ऐसा ही हुआ था। तब मेरे पिताजी ने मेरा सारा कर्जा चुका कर मुझे बचाया था, लेकिन पैसे से पैसे बनाने की लत ने मुझे अभी भी 10 से 12 लाख के कर्जे में डुबा डाला है। मैं इस कर्ज से जल्द मुक्ति चाहता हूं, और कृपया बताएं कि मुझे कब तक इस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पैसे से पैसे बनाने का खेल आपकी कुंडली में लालची बना देता है। जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल, और जन्म कुंडली में यहाँ शनि और राहु का, ये दोनों इस क्षेत्र में आपको मतलब डालने का काम करते हैं। ये दोनों ही आपको इस लत से, मतलब पहले देखो होता क्या है कि पहले आपने सवाल पूछा, तो पहले हमें ये समझना होगा एक सामान्यतया कि आखिर वो किस वजह से ऐसी बात बनी थी। आखिर वो कौन सा ग्रह था जिसने व्यक्ति को लालची बनाया। लालच का भाव ये होता है, और यहाँ पे शनि राहु जैसे ग्रह बैठे हैं शत्रुग्रस्त होकर के। यहाँ के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे, वो भी बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। 3 नंबर की राशि उनके लिए बहुत अच्छी नहीं होती, पर चलिए ठीक है कि मित्रवत बैठे हैं। और यहाँ पे मंगल और शुक्र का प्रभाव, क्योंकि धन भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह के साथ जाएंगे तो ये एक अच्छी बात है। और ऋण से मुक्त होने का भाव जन्म कुंडली का 12वां, जहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में उच्च के चंद्रमा के साथ, स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि इनकी संगति शुभ ग्रहों के साथ है। और उस भाव पे किसी भी पापक ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं, और इस भाव के अधिपति के ठीक आगे शनि राहु बैठे हैं। मशक्कत बाकी है और वक्त भी लगेगा, और मैं समझता हूं कि 2033, हाँ अभी 2033। और एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में इसकी शुरुआत 2027 के बाद होगी, और वस्तुतः इसमें आप आरंभ 26 के बाद भी कर सकते हैं, मतलब 3 2026 के बाद, 2027 के बाद, और फाइनली आप 2033 के 10वें महीने तक ऋण से मुक्त हो जाएंगे। वक्त अभी लंबा है। यह सवाल आपने पूछा था, अब ये तो सवाल का मैंने उत्तर दे दिया। अब इसी चीज को मैं आपकी कुंडली में धन भाव से घटित करके देखता हूं कि आपकी कुंडली में धन भाव कितने बन रहे हैं। तो धन भाव के अधिपति अगर शुभ ग्रह के साथ हो और लग्नेश के साथ हो, जैसे कि हैं, तो ये अच्छी बात होती है, ये धनवान योग बनेगा। लाभ के अधिपति का भाग्य में जाना, ये भी धन योग बनता है। लग्न पे किसी भी ग्रह की उच्च की दृष्टि या धन भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि भी धन योग बनाती है। गुरु की दृष्टि और धन भाव पे शनि की उच्च दृष्टि, ये धन योग है। चतुर्थ और पंचम भाव के अधिपति का लाभ भाव में जाना, ये महाभाग्यशाली और महाधनी योग बनाता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में दशम स्थान के अधिपति का संबंध 12वें भाव के अधिपति के साथ हो रहा है। इस वजह से ये व्यक्ति को कई बार ऋण में डालने का काम भी करता है और उबारने का भी काम करता है। इस वजह से अगर आप गौर से देखें तो जन्म कुंडली में धन की स्थिति, तो पंचम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, पंचम और चतुर्थ के अधिपति का संबंध किसी भी ग्रह के साथ नहीं है, लेकिन उसको धन भाव के अधिपति ने देखा है, मंगल की दृष्टि है। तो किसे देखा, किसने? चतुर्थ भाव और पंचम भाव के अधिपति का संबंध अगर जन्म कुंडली के धन भाव से हो जाए, यानी कि पैतृक संपत्ति से हो जाए, तो व्यक्ति को पिता और पैतृक धन या पिता के द्वारा लाभ प्राप्त करते देखा जाता है। ये स्थिति इसी के कारण हुई थी कि आपके पिता ने आपको बचाया था। पर वस्तुतः ये तुला लग्न की कुंडली है। मैंने क्या बात कही थी, गौर करिए। तुला लग्न वाली कुंडली में कि ये तुला लग्न वाले जो होते हैं वो 10 रुपए भी खर्च नहीं करेंगे पर 100 रुपए निकालने के चक्कर में रहेंगे। वृषभ लग्न वाले 5 रुपए खर्च करेंगे पर 100 रुपए निकालने के चक्कर में रहेंगे। ये कुंडली यही है। जहां 10 नंबर की कुंडली जब 7 नंबर लग्न में लिख दे, इसका मतलब ये समझना होगा कि व्यक्ति पूर्णतया व्यवसायी हो सकता है। कुछ दर्शक मेरे नए जुड़े हैं और वो लोग ये कहते हैं कि बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और हिंदी तो शुद्ध ही होनी चाहिए। वस्तुतः कुछ लोग ये, जैसे आप मेरे पुराने कार्यक्रम को जाकर के देखेंगे तो वहाँ आपको ये बात बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि मैं जो है वो कहीं का भी नहीं हूँ। आपकी हिंदी इतनी पवित्र होनी चाहिए, इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा को टच ना कर सके, छुए नहीं, ऐसी ही होनी चाहिए। पर मैंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, पहले नहीं था ऐसा।
और निसंदेह आपको भी मैं एक बात अभी भी ऑफिस में लोगों से कहता हूं कि आप जिस भी काम पे पूरा मेहनत करो, दम लगा दो एकदम। मैं फोन भी उठाता हूं, लोग जब मुझे फोन करते हैं तो कुंडली देखता हूं। आपको भरोसा नहीं, मैं कुंडली देखने के दौरान कुंडली पे तो होता ही हूं, कमेंट के जवाब में भी होता हूं, व्हाट्सएप भी चेक करता हूं, और जो है वो एक साथ कई सारा काम भी करते रहता हूं। और इसे लिए ही व्यक्ति को अपने दिमाग को ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए कि आप एक साथ मल्टीपल काम कर सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना होगा, और निस्संदेह अपने दिमाग को इस तरीके से बनाने का प्रयास करना चाहिए कि आप एक साथ कई सारा काम, आपका ध्यान जो है वो हर जगह पे होना चाहिए। ये तो एक बात थी जो बता दिया। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपकी कुंडली में दो बातें मैंने अलग से घुसाई हैं, इसको आप लोग इस पे भी ध्यान मत दीजिएगा। पर हाँ, मैंने ये बात जरूर कही है कि व्यक्ति लालची क्यों था और व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से लाभ क्यों मिला या पिता से लाभ क्यों मिला। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे बैठे थे जो वस्तुतः व्यक्ति को पिता से लाभ देते हैं, ये बात बनती है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, मेरा दूसरा सवाल मेरी जिंदगी के बारे में है। मैं अपनी इस रूटीन वाली जिंदगी से उब चुका हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता हूँ, लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मेरे पास अपने दुख दर्द लेकर आएं और मुझसे मिलने के बाद चैन और सुकून के साथ अपने घर जाएं। ऐसा कुछ समाज के प्रति दिल से करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ मुझे अपने जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे नर से नारायण बनने तक का सफर तय कराएं, मुझे रास्ता दिखाएं जिस पे चलकर मैं समाज में और अंत में भी कामयाब कहला सकूं। क्या मुझे ऐसे सद्गुरु मिलेंगे? क्या मैं समाज के लोगों का थोड़ा सा भी दुख दर्द कम करने में सहायक बन सकूंगा? गुरु की स्थिति जितनी कुंडली में अच्छी रहेगी उतनी ही ज्यादा व्यक्ति के जीवन में भाग्य का और आशीर्वाद का बल मिलता है। निस्संदेह आपकी कुंडली में ये स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु का प्रभाव नवांश कुंडली में भी आप अगर देखें तो भाग्य भाव में है। दशम स्थान के अधिपति धर्म कर्माधिपति योग, राजयोगों का योग तो इस कुंडली में कई प्रकार से लगा है। धन के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव को देखना, शुभ ग्रह के साथ बैठना, व्यक्ति झूठा नहीं है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का जन्म कुंडली में एक नैतिक तत्व के ग्रह सूर्य की राशि में राहु के साथ बैठ करके व्यक्ति को तिकड़मी तो जरूर बनाएगा लाभ कमाने के लिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि गुरु उच्च के हैं तो व्यक्ति के अंदर नैतिकता, मोरल वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है और बहुत ही चुंबकीय शक्ति को लेकर के पैदा हुआ है। व्यक्ति कभी भी किसी से ठगा भले जाए पर यह व्यक्ति कभी भी किसी के लिए अपने दिमाग में अनादर का भाव नहीं रखता है। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी किसी का गला काटने जैसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहता है। हाँ, वस्तुतः वो अपने माल को बेचने के लिए कई बार झूठ बोलेगा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मंगल के साथ शुक्र बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कई बार धन कमाने के लिए या धन को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए, वही बात जो पैसे से पैसे बनाने के लिए, कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहां व्यक्ति ऐसा कर सकता है। दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में गुरु उच्च के हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं, यहाँ नवम भाव के अधिपति का उच्च के गुरु के साथ और चंद्रमा के साथ बैठना, इस मामले में मैं हाँ कह सकता हूं और निस्संदेह आपकी कुंडली में उसके योग भी बन रहे हैं। एक सवाल इन्होंने बड़ी अच्छी पूछी है, रिया जी, आपने अगला सवाल मुझसे पूछा है कि मेरा तीसरा सवाल यह है, जिंदगी में मैंने आज तक जो भी चीजें बच्चों के लिए किया है, क्या मैं इतना धन कमा सकता हूं कि मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए काफी हो? मैंने ये सवाल किसी और के भी कुंडली में ये बात कही थी कि धन वही काफी है जो आपको लालची न बनने दे और धन उतना ही काफी है जो आपके आने वाली पीढ़ियों को पंगु न बनने दे। तो ये सोच आज से ही निकाल करके उसे कबाड़ में फेंक देना और आइंदा ऐसी बात सोचना भी नहीं, उसको पुरुषार्थी बनने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और मैं इसी सिद्धांत पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। भगवान न करे अगर कल मुझे कोई पुत्र होता है, पर मैं भी यही कहूंगा कि समस्त अपनी कमाई हुई संपत्ति किसी गौशाला में, किसी विद्यालय में या किसी धर्मार्थ काम में त्याग करके उसको शुरू से शुरू करने का मौका देना चाहिए, जैसे मैंने किया था। मैंने आप लोगों को बताया था 1000वें कार्यक्रम में कि मेरे पास 50 रुपए भी नहीं थे और बहुत ही बुरी स्थिति में मैंने ये चैनल शुरू किया था। बहुत ही बुरी, मतलब वो दिन आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी मुश्किल से 1-2 साल पहले की बात है, 1-2 साल पहले की बात है। और वो स्थिति मुझे अभी भी याद रहती है और उस स्थिति को हमेशा याद करते रहना चाहिए और भगवान को जो है वो हमेशा ही प्रणाम करते रहना चाहिए कि वो दिन भी आपने दिखाया था और ये दिन भी आप दिखा रहे हो। ये परमात्मा की कृपा अबूझ पहेली है जिसको समझना बड़ा कठिन है। ये भौतिकवादी लोग तो इसको समझ ही नहीं सकते हैं और जिसको अगर प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है वो निस्संदेह मुझसे संपर्क कर सकता है।
मैं उसकी कृपा का कई बार भाजन बन चुका हूँ। ये सवाल था आपका। तो इसका उत्तर मैंने आपको आध्यात्मिक रूप से दिया है और दार्शनिक रूप से दिया है, पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति उसे देख रहे हैं, वैसे आपको आपके पुत्रों का स्नेह और आपके पुत्र आपका स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। वैसे यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं तो धन तो वैसे भी आप इकट्ठा कर लेंगे, और जन्म कुंडली में सुख भाव के अधिपति महाधनी योग तो वैसे भी लगा रहे हैं, पर यह बात सही नहीं है और ये ठीक भी नहीं होगा। चौथा सवाल आपने पूछा है, मुझे केतु की महादशा का अंतिम चरण चल रहा है मेरे ऊपर, 2023 से मुझे लग्नेश शुक्र की महादशा आरंभ होगी, वो कैसी जाएगी, इस दशा ने मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ, दरअसल केतु जो होता है वो व्यक्ति को भ्रमात्मक स्थितियों में ले जाकर के खड़ा कर देता है, और वस्तुतः केतु जो होते हैं वो यहाँ दर्द देते हैं। मतलब दर्द का मतलब ऐसी कोई सर दर्द की समस्या नहीं होगी, लेकिन हाँ वहाँ पे आपको वो मानसिक कई प्रकार से कष्ट देते हैं जो कि अब खत्म होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि अब शुक्र की दशा जो कि आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं, तो ये एक अच्छी सी दशा है और बैठे भी अच्छे हैं, धनेश के साथ बैठे हैं, पर वो सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। तो बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में कि मैंने एक कार्यक्रम बनाया था होली के समय पे पिछले वर्ष, कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अष्टमेश बैठे हों और खास करके अगर वो शुभग्रह होते हैं तो व्यक्ति को जितना हो सके धर्म के लिए काम। आपने पूछा भी है कि क्या मैं आगे धर्म के लिए काम कर सकता हूं, तो आपकी कुंडली में ये बात बन रही है, अगर कोई भी धर्म का काम करना हो तो निसंदेह आप शुक्र की दशा में कर सकते हैं। जितना ज्यादा धन दान देना हो, जितना ज्यादा धन कमा करके आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंदेह आपको दान बढ़ा देनी चाहिए। आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंदेह आपको दान बढ़ा देनी चाहिए, और निसंदेह प्रत्येक पल अपने मन में अपने परमात्मा का ध्यान करते रहने से किसी एक नाम महामंत्र या कोई भी, आपने लिखा है नर नारायण की बात जब करी है तो निसंदेह आपको कोई भी, आप तो मुझे लगता है कि निसंदेह आपकी कुंडली में गुरु उच्च के, जहां मैंने कल ही बात कही थी, इनका सवाल मुझे आज मिला है कि ये व्यक्ति सभी प्रकार के धर्मों में हमेशा ही सामान्यतया समान व्यवहार करने वाला है, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। वो व्यक्ति को संकीर्ण मानसिकता का नहीं बनने देंगे और उदार मना और उदारवादी प्रवृत्ति का होगा, जहां व्यक्ति सभी धर्मों का सामान्यतया खुले दिल से और खुले बाहों से जो है वो सत्कार करने वाला होता है। गुरु का ये बड़ा अद्भुत प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो व्यक्ति को बड़ा ही अच्छा बना देते हैं, और जो व्यक्ति गुरु जिसकी कुंडली में बहुत अच्छे हों उस पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। एक बात बताता हूं, जरा निकट से समझना इस बात को आप लोग, कि कई बार जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हों तो उस पे एक बार संदेह जरूर कर लेना चाहिए, और जब सूर्य उच्च के होते हों और उस पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होता हो तो निसंदेह उसके इरिटेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए, और वो व्यक्ति कई बार आपकी सुनेगा ही नहीं, या कई बार वो सिर्फ खुद की बात करता है, वो दूसरे की परवाह नहीं करता है, वो थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाता है। ये बड़ी गंभीर बात है जो मैंने लगभग कार्यक्रम में बताए हैं, और इसे फिर से मैं बता रहा हूं। आप जरा इनकी कुंडली में नवांश में देखिए, मंगल 12वें जा रहे हैं जो धन के अधिपति हैं, जो व्यक्ति के धन को ऋण से जोड़ करके देखने के लिए जो है वो मशक्कत करा रहे हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे आप धन भाव के अधिपति मंगल को देखिए, वो बाहर, यहाँ पे वो धन भाव के अधिपति होकर के बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में, धन भाव के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति को ऋण से जोड़ करके रखता ही रखता है। सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना व्यक्ति को ऋण से जोड़ करके रखता ही रखता है। जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में बुध के राशि में जाना और उस बुध के पास खुद का बल नहीं होना भी कई बार व्यक्ति को लाभ से कमजोर कर देता है। आप अपनी कुंडली में देखिए तो जन्म कुंडली के छठे स्थान के अधिपति और त्रिक भाव के अधिपति केंद्र में आकर के एक प्रकार से अपना बल वृद्धि भी कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कारोबार को कमजोर भी कर रहे हैं। त्रिक भाव के अधिपति होने के कारण उसमें मशक्कत भी डाल रहे हैं। अलग बात है कि वो उच्च के बैठे हैं तो थोड़ी अड़िया बढ़िया सी बात बन रही है, नहीं तो और भी ज्यादा कमजोर हो जाती बात। क्लियर है? और चंद्रमा फ्लक्चुएशन में है, मतलब वो व्यक्ति को एक जैसा बना नहीं रहे, कभी आए कभी जाए, कभी रुके कभी जाए। मतलब क्या बात कही थी, आने और जाने की गति बनी रहती है। ये बात, इस पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्ययशील होने के या व्ययगामी होने के या व्यय में धन जाना आना लगा रहता है।
साथ ही साथ अगर आप यहां देखें तो राहु जो है वो कन्या राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र के साथ और शनि के साथ बैठे हैं। मैं एक चीज इस कुंडली में कह सकता हूं कि दाम्पत्य के सूत्र में या दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति के पास धन की समस्या तो नहीं है, लेकिन उसने विपरीत मौके जरूर देखे हैं और उसके जीवन ने उसे दिखाए भी हैं। वस्तुतः सप्तम के कारक शुक्र और सप्तम के अधिपति बुध, ये दोनों एक साथ व्यय भाव में बैठ रहे हैं, इस भाव का व्यय। लेकिन व्यक्ति के पास एक चीज है कि उसके पास विपरीत परिस्थिति और उसके जो दुश्मन होंगे वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उलझने को तैयार है और निस्संदेह वो कुछ ना कुछ बेहतर मौके निकाल ही लेता है या उसके पास ऑप्शन मिल ही जाते हैं। वो इसी शुक्र की दशा में आपको ये सारी चीजें प्राप्त होने वाली हैं। शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए अगर मैं कहूंगा तो नवांश कुंडली के लिए भी या दशमांश कुंडली के लिए भी अगर शुक्र को देखते हैं तो वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं नीच के होकर के। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता जारी रहे, लेकिन कर्म क्षेत्र को लेकर के आपको उसमें बल लगाना होगा, अपने आप को हारने नहीं देना चाहिए। वस्तुतः बुध यहाँ बैठे हैं, व्यापार अच्छा चले, शनि राहु का संबंध आपको साहस देते रहेंगे और कर्म क्षेत्र में आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना कई बार आपको जो है वो ऐसे ढाढ़स में कमजोरी कर दे या ऐसा लगे कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये इस तरीके के जब पल बनने लगे जीवन में तो समझ लेना चाहिए कि ये शुक्र के नीच का प्रभाव है जो आपकी कुंडली में आपके डेली बेसिस के इनकम को कमजोर करने पे तुला हुआ है। पर उस समय आपको अपनी पूरी ऊर्जा का बल लगाना ही होगा। क्लियर है? अगला सवाल आपने पूछा है कि मेरी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मैं ज्योतिष में विश्वास रखता हूँ, ज्योतिषी बनना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी पढ़ाई भी की है लेकिन किसी कारण से आगे कंटिन्यूअस नहीं कर सका। मैं भविष्य में एक सफल ज्योतिषी बन सकता हूँ क्या? कृपया ये बताएं। मेरे इस्लाम धर्म में ये सब करना मना है, पर मैं लेकिन दिल से पूजा पाठ करता हूँ। ऐसा नहीं है, आप मेरे पास पहले नहीं है, पाकिस्तान से भी कुंडलियाँ आई थी और वहाँ के बारे में मैंने बड़ी पूछी थी, क्या मेरा पिछले जन्म से कोई कनेक्शन? ये निश्चित रूप से ये बात सही है क्योंकि आपकी कुंडली में पंचम भाव में केतु हैं और इस बात की पुष्टि मैं इस बात से कर सकता हूं क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र है, जहां व्यक्ति खोजबीन, रिसर्च और अगाध जो है वो शक्ति लगा करके किसी भी चीज और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करता है। ये इसके कारण, ये प्रवृत्ति इसके कारण आई है क्योंकि शुक्र यहां अष्टम भाव में बैठे हैं। आप ज्योतिषी बन सकते हैं कि नहीं, अगर इस सवाल का मैं दो तरीके से दूं तो ज्योतिष पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार ब्राह्मणों का है। हाँ, इस पे सिर्फ और सिर्फ अधिकार ब्राह्मणों का है। अलग बात है कि हमारा संविधान जो है वो किसी को कुछ भी काम करने का मौका देता है, मैं उसकी कद्र करता हूं और उस पर मैं आक्षेप नहीं कर रहा। पर निसंदेह जब आप वर्ण व्यवस्था को देखते हैं तो जहां आज आप गौर से समझें तो बेरोजगारी के पीछे का मूल रहस्य यही है और उसके पीछे का एक सैद्धांतिक कारण यही है कि हम अपने वर्ण व्यवस्था को भूल रहे हैं। जहां एक ब्राह्मण को जूते की दुकान करते देखा जाता है, वहीं ठीक एक जो अलग तरीके के अलग वर्ण के, जहां वैश्य जो है वो ब्राह्मण का काम उठा रहा है और ब्राह्मण जो है वो हाँ, अभी कितने दिन पहले, अभी मैं वृंदावन जा रहा था, मैं अभी की बात बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले मैं वृंदावन जब गया था, याद आ गई बात। अरे ओहो, बड़ी अच्छी बात है। मेरे विक्रमगंज में, मैं जहां से रहता हूं, यहां से करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है परसथुआ एक जगह है, वहां मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था, पांडे जी पांडे मीट या ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ लिखा था, झटका मुर्गा दुकान या ऐसा कुछ करके लिखा था। सोच के देखो कि हमारे ब्राह्मणों की कितनी पतित अवस्था हो चुकी है, ये कितने पतित हो गए हैं। परसथुआ की बात है, आप पता कर सकते हैं अगर आसपास के हैं तो। जगह मेरे यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर है। मैंने देखा, अपनी गाड़ी में बैठ करके मैंने कहा अरे ये कैसी स्थिति है, पांडे जी मत्स्य बीज भंडार और मुर्गा झटका दुकान ऐसा करके। लो, याद आ गई बात तो बता दिया। ये हमारे निश्चित रूप से बेरोजगारी का प्रधान कारण है। मैं एक आपको और बात बता दूं, दरअसल एक कुंडली मेरे पास उत्तर प्रदेश से किसी क्षत्रिय वर्ण के किसी व्यक्ति की आई थी जो बड़े ही परेशान थे व्यवसाय को लेकर के। अब तो कुंडली लगभग खत्म हो चुकी है, जब मैं कहानी बता देता हूं तो उन्होंने उसमें ये बात उन्होंने कही थी कि पंडित जी मेरा जो है वो मुर्गियों के पालने का दुकान है। मैंने कहा कि मुर्गी पाल रहे हो कि काट रहे हो, ये दुकान बंद करो जल्दी से। और तत्काल प्रभाव से उन्होंने दुकान बंद कर दी थी मेरे कहने पे। 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने सारी जो है वो चीजें खत्म कर दी हैं और वहां पे जो है वो कुछ दूसरा बना दिया है। ये बात है, ये काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। अब इस पे एक आपको और बात बताता हूं, थोड़ी अजीब है पर सुनते जाइए।
मैंने रात में 10:30 बजे किसी एक व्यक्ति की कुंडली देखी थी जो रजक जाति के थे, जो कपड़ा धोने वाले लोग होते हैं। वो किसी ज्योतिषी के पास या फिर किसी जो है वो स्टोन बेचने वाले के पास रह करके काम करते थे। मेरी उनके यहाँ उन्होंने मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट ली थी बात करने के लिए, पर बात 10:30 बजे रात को मेरे उनसे होने लगी। बात करते करते, चूंकि मैं रात में आराम से बात कर रहा था, तो बात करते करते वो बोले कि मैं खुद ज्योतिष का काम करता हूं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि मैं ज्योतिष का काम करता हूं या करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले उसका वर्ण पूछता हूं। हाँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ये बताते थे। तो मैंने कहा कि आप किस जाति के हैं या किस वर्ण व्यवस्था से आप आते हैं, आप किस वर्ण के हैं? तो उन्होंने कहा मैं रजक हूं। मैंने कहा श्रीमान, ये तो अधिकार ही आपका नहीं है। सबसे पहले तो वेद पाठी ब्राह्मण ही ये काम कर सकता है, और जो वेदों का अध्ययन करता है, और वो भी संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कर सकते। जो त्रिकाल संध्या करते हो, जो संध्या उपासन करते हो, जिनके संस्कार सुनिश्चित हो चुके हैं, वही इस ज्योतिष को कर सकता है। वस्तुतः जानकारी रखना निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप फलकथन कर सकते ना। इसका अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। अलग बात है, आजकल हर जाति के लोग ज्योतिष समझते हैं और ये समझना जरूरी है, लेकिन फल कथन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण को ही है। तो मैं ये बात कहूंगा, ये काम आप कर नहीं सकते, हाँ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उसकी जानकारी जरूरी है, क्योंकि ये ऋषियों की विद्या है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ दिव्य उपहार है, जिसपे अधिकार सबका बराबर है। पर निसंदेह वेद पढ़ने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण और सुनने का अधिकारी क्षत्रिय और वैश्य ही होते हैं। अगर बेरोजगारी हमारे समाज को आज प्रभावित कर रही है, तो उसके पीछे का सिर्फ एक प्रभाव है कि हमने अपने वर्ण के आधार पर जो हमें व्यवसाय मिले थे, हमने उसका दोहन किया है या उसका अतिक्रमण किया है। ये सीधी सी बात है। ये भगवत्पाद शंकराचार्य की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी मन करे तो सुन लेना। कुछ इसी तरीके से नहीं, अभी कहा, अभी तो इनकी कुंडली में दशाओं पे चर्चा बाकी है। इनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, इनकी दशाएं अच्छी जाएंगी, और शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए अच्छी जाएगी। आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति की दशा में अगर अष्टम भाव के अधिपति यानी कि सूर्य बुध में अगर शुक्र आए, मंगल आए, गुरु आए या मंगल आए, तो समझ लेने की बारी है कि थोड़ा कष्ट हो रहा है। इस कुंडली में शुक्र की दशा में जब मंगल आएंगे तो थोड़े कष्ट हो सकते हैं। शुक्र की दशा में जब सूर्य आए तो थोड़ी कष्ट की स्थिति बन सकती है। शुक्र में बुध, चंद्रमा और गुरु अच्छे हो सकते हैं। शुक्र में केतु थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं। इस वजह से इस पे आपको ध्यान देना होगा। पर इस शुक्र की दशा में जितना ज्यादा हो सके आपको एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि होरा कुंडली में जो इनकी स्थिति देख रहा हूं, उसके आधार पर ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ये जीवन के यादगार लम्हे हो सकते हैं आपके लिए। शुक्र की दशा आपके लिए, शुक्र में गुरु आए, शुक्र में सूर्य आए, तो थोड़ी बहुत अच्छी तो थोड़ी बहुत बुरी, मीठे मीठे फल मिलेंगे आपको। वस्तुतः आपकी कुंडली में ये शुक्र आपके संतान से आपके पराक्रम को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। संतति का लाभ मिलता है, संतति से सुख प्राप्त होता है, संतति का पराक्रम बढ़ता है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र से भाग्य का बल भी बढ़ता है, और भाग्य का बल संतान को भी मिलता है। उसके बाद आपकी कुंडली में इसमें जितना ज्यादा हो सके धार्मिक हो जाइए, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रबुद्ध बना दीजिए, और खोजबीन में दिमाग लगा दीजिए। अध्ययन अध्यापन करना आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान कुछ अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल सत्य हैं। ये परसथुआ वाली बात जो मैंने बताई, पांडे जी मुर्गा झटका दुकान और पता नहीं क्या था, मछली बीज भंडार। मछली बीज भंडार नहीं है वो, दरअसल मछली मारने का काम है। वो काम किसी और का था, वो पंडित जी का नहीं था। ब्राह्मण सिर्फ वेद पढ़ सकता है, और ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान दे सकता है। व्यापार और पैसे कमाना ये एक उसका साधन मात्र हो सकता है। आप उसके साधन से धन कमा सकते हैं, मैं भी कमाता हूं, पर हाँ निसंदेह मैं जो है वो अलग तरीके से कमाता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।